हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। आज हम आपके लेके आए हैं भारत के भूगोल का कंप्लीट रिवीजन, जिसे हम महामैराथन भी कह सकते हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से हम एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्ट अपना कवर करने वाले हैं। और हमने कौन सी बुक के माध्यम से कवर करा है, नोट्स पब्लिकेशन, जो BS नेगी जिसके राइटर हैं, उन्हीं की सामान्य ज्ञान की एक किताब है। उन्हीं के नोट्स के माध्यम से हम आपको भारत का भूगोल कंप्लीट कराने वाले हैं। तो भूगोल में मैं आपको पहले ही MCQ सीरीज जो हमारी थी उसके 5 भाग दे चुका हूँ, जिसमें लगभग 1000 से अधिक प्रश्न हमने कंप्लीट करे हैं, 1000+ क्वेश्चन करे हुए हैं। तो ज़रूर पुराने वीडियो आप देखें। ऐसी वीडियो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हर हफ्ते नहीं, हर हफ्ते में या 10 दिन या 15 दिन में आपके लिए ऐसे ही सीरीज लगातार आती रहेंगी। यानी एक वीडियो में ही पूरा सब्जेक्ट आपके लिए कवर कराया जाएगा और बुक के माध्यम से कवर कराया जाएगा। और बाकी PDF हो गए, नोट्स हो गए, सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन से मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। यानी भूगोल में हमारे जितने भी टॉपिक हैं, खासकर भारत के भूगोल में, उन टॉपिकों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, वो सारे पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है भूगोल का परिचय। इसमें देखते हैं, भारत को ईरानियों ने हिंदुस्तान व यूनानियों ने इंडिया का है। याद रखेंगे, यूनानियों को ही कहीं कहीं पर ग्रीक भी लिखा जाता है, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। और दोनों नामों का उल्लेख सिंधु नदी से, यानी वो जो हमारी सिंधु नदी है उसको सिंधु नहीं कह पाते थे, यानी 100 का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भौगोलिक मान्यता अनुसार भारतवर्ष जम्मू द्वीप का एक अंग था। भारत में जो वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश हैं। और भारत का आकार है हमारा चतुष्कोणी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा 7वां स्थान है। हमसे पहले है ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे, और भारत 7वें नंबर पे, और भारत के बाद आता है अर्जेंटीना 8वें नंबर पे। तो इससे पहले कौन कौन से देश हैं वो आप लिख के ज़रूर बताएं। ये जो हमारी सीरीज है, यानी जो कंप्लीट वीडियो सीरीज है, जिस भी परीक्षा में आपकी GS पूछी जाती है, खासकर जैसे रेलवे RRB, SSC जो भारत सरकार को होता है, उत्तराखंड SSC, UP SSC, ये सारी परीक्षाएं जिनमें, जैसे UKPSC, इन सब की प्री परीक्षाओं में, इन सब में ये पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। आप पुराने प्रीवियस पेपर ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42% है। अगला पॉइंट, भारत देश का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। भारत 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। गोलार्ध अगर ऐसे लें तो अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से आएंगी। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ में बांटती है, जबकि देशांतर रेखाएं जो हमारी होती हैं वो इस प्रकार वाली लाइन होती हैं, तो देशांतर पूर्व और पश्चिम में बांटती हैं। तो अगर गोलार्ध के हिसाब से देखेंगे तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये याद रखें सभी लोग। अगला पॉइंट है, जबकि देश की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। देश का देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट व अक्षांशी विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट का है। यानी इसका विस्तार अगर देखेंगे 6 डिग्री से 37 डिग्री तक का जाए तो ये विस्तार कहना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। और जो ग्रीनविच यानी इंग्लैंड की एक जगह है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी उसके पूर्व में है। ग्रीनविच इंग्लैंड, यानी इससे हम ये पॉइंट भी समझ सकते हैं, इंग्लैंड और भारत के समय में जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसको हम उमा छत्तीसगढ़ ऊ करके याद रख सकते हैं। उमा, ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, आऊ, आ से आंध्र प्रदेश, ऊ से उड़ीसा। उमा छत्तीसगढ़ ऊ 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा।
अगला पॉइंट है कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका कोड हमने याद रखना है गरम छज पत्र में। गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पौ से पश्चिम बंगाल, त्रौ से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। गरम छज पत्र 8 राज्यों से गुजरती है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सिन पॉइंट है, या इसे ही ला हिचिंग कहा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या ला हिचिंग कहा जाता है, जो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। इंदिरा पॉइंट लक्ष्मी नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जिसका नाम परिवर्तन फरवरी 1984 में किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। अब पूर्वी और पश्चिमी बिंदु भी देखते हैं भारत के। तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबुथु या वालांगलू है, जबकि पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसका नाम गौर माता या सरक्रीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो 16 राज्यों व 2 केंद्रशासित प्रदेशों से तथा 7 देशों की सीमा से लगती है, जो स्थलीय सीमा है हमारा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अगर इसे पॉइंट में भी अगर लें तो 7,516.6 किलोमीटर है, याद रखेंगे। देश की कुल सीमा तटों सहित अगर देखते हैं, स्थल और तट को ऐड करें तो ये बनती है 22,176 किलोमीटर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, जबकि अविच्छन मंडल 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जबकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत के समुद्र तट से 9 राज्यों व 4 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमा लगी हुई है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर, जबकि राज्यों में सर्वाधिक अगर देखेंगे तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है आंध्र प्रदेश। अगर मुख्य भूमि में कहें सबसे लंबी तट रेखा तो गुजरात। संपूर्ण भारत में कहेंगे सर्वाधिक तटीय रेखा सीमा अंडमान, और दक्षिण भारत में अगर सर्वाधिक लंबी तट रेखा कहेंगे तो आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है। सबसे कम समुद्री सीमा वाला राज्य ये गोवा है 101 किलोमीटर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कन्याकुमारी को 3 सागरों का संगम कहा जाता है, जबकि त्रिपुरा 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बांग्लादेश से लगी हुई है। त्रिपुरा तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। बंगलुरु व चेन्नई के दक्षिणवर्ती शहर बेंगलोर है। बंगलुरु और चेन्नई में जो दक्षिणवर्ती शहर है वो बेंगलोर है, और भारत का औसत समुद्र तल हम चेन्नई से नापते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांडिचेरी एक संघशासित प्रदेश है, जिसकी सीमा 3 राज्यों में फैली हुई है। माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में, जबकि कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है, और 3 बीघा कॉरिडोर इन दोनों देशों के बीच स्थित है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसे श्री राम सेतु भी कहते हैं, और आदम ब्रिज के उत्तर में पाक जल संधि, जबकि दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। अगला पॉइंट देखते हैं। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है, जिस पर तमिलनाडु में रामेश्वरम स्थित है, व राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं, और भारत की जिनसे सीमा लगती है वो 7 देश हैं, जबकि समुद्र सीमा से लगे देशों को मिलाकर टोटल सीमा हमारी जिन देशों से लगती है उनकी संख्या टोटल हो जाती है 11 देश। स्थलीय सीमा 7 और संपूर्ण अगर देखेंगे तो 11। अब पड़ोसी देशों से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं।
भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से ये हम देख चुके हैं, जबकि समुद्री सीमा को मिलाएं तो 11 हमारे टोटल देश हमसे लगे हुए हैं। भारत की समुद्री सीमा 7 देश से लगे हुए हैं, जबकि समुद्री व स्थलीय सीमा से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत की समुद्री सीमा से श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड लगते हैं। भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है, जबकि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश की है, यानी अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है, जबकि उसके बाद जो सबसे लंबी सीमा हमारी लगती है वो चीन से लगती है, 3488 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर, और भूटान के साथ हमारी सीमा लगती है 699 किलोमीटर। अगला पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर, जबकि नेपाल से हमारी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण, जिनका क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला पॉइंट, पाकिस्तान से भारत के 3+2 राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, यहाँ पर हरियाणा नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। 3+2 का मतलब है 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगला पॉइंट, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगते हैं, इनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन से भारत के 4+1 राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः निम्न क्रम में लगे हुए हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य, 4+1 का मतलब क्या है? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल से भारत के 5 राज्य लगते हैं, उनका क्रम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, सुनते रहें, बहुत फायदा होगा आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। भूटान से भारत के 4 राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल लगते हैं, जबकि अफगानिस्तान से लद्दाख राज्य की सीमा लगती है। अब देखते हैं भारत का भौगोलिक परिदृश्य संरचना। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग था, जिसकी संरचना अलग अलग समय की चट्टानों से हुई है। जो चट्टानें हैं आर्कियन, धारवाड़ चट्टानें, कुडप्पा, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो ग्रेनाइट, ग्रीस और शिष्ट प्रकार की थी। भारत में आर्थिक दृष्टि से प्रमुख चट्टानों वाला केंद्र है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, यानी ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। ये कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी क्षेत्र में मिलते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें परतदार हैं, जिनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर व पन्ना हीरा प्राप्त होता है। इनका विस्तार राजस्थान से सासाराम तक है। आप लोग लिखकर ज़रूर बताएं कि सासाराम ये जगह कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के बीच हुआ। इन चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट के लावा का जमा होता है, जिसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया बिहार की डालमा पहाड़ियों पर धारवाड़ युग से हुई है। अगला पॉइंट, भारत का रूर प्रदेश की उपमा छोटा नागपुर पठार की है, जबकि कोबर की भूसन्नति सिद्धांत को पर्वतों का पालना कहा जाता है। पर्वतों का पालना कहा जाता है। अब देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख नहरें, यानी वो कहाँ स्थित हैं, कौन सी नदी पर स्थित हैं। सबसे पहली जो हमारी नहर है, इसमें सबसे पहले आता है सरहिंद, ये पंजाब में है, सतलज नदी पर है। इसके बाद आते हैं केंद्रपारा नहर, उड़ीसा में, बिरूपा नदी पर। केपी नहर आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा और पेरियार नदी पर। मंगलम सिंचाई योजना ये केरल की है, मालाबार जिले में स्थित है। भवानी सिंचाई परियोजना ये तमिलनाडु में है, कावेरी और नोयल नदी पर। इसके साथ आता है जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान की है, जाखम नदी पर। मूठा एवं मूला योजना ये महाराष्ट्र की है, नीरा नदी पर।
तिलपाड़ा बांध नहरें ये बंगाल में है मयूराक्षी नदी पर। एडन नहर बंगाल में है दामोदर नदी पर। त्रिवेदी नहर बिहार में है गंडक नदी पर। ये वही गंडक नदी है जो गंगा नदी की सहायक है। अब देखते हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है: पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और तटवर्ती क्षेत्र एवं द्वीप। देश के लगभग 43% भाग पर मैदान, 27.5% भाग पर पठार, जबकि 29% भाग पर पर्वत व पहाड़ी का विस्तार है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत में उत्तरी पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर श्रेणियों में विभक्त किया जाता है: ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बती या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। वैसे ट्रांस शब्द का अर्थ होता है के पार, यानी हिमालय के पार वाला हिमालय। हिमालय वलित एवं मूरदार पर्वत श्रृंखला है। जिसका ढाल तिब्बत की ओर अवतल व भारत की ओर उत्तल है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर और कैलाश श्रेणी आती हैं, जो जम्मू कश्मीर में क्रमशः पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 गेडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, 8611 मीटर ये ऊंची है। यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पवित्र। ट्रांस हिमालय व ग्रेटर हिमालय के बीच सचर जोन या हिंज लाइन पड़ती है। ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल आदि पर्वत आते हैं। माउंट एवरेस्ट तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। महान हिमालय कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक विस्तृत है। इसकी लंबाई यानी इसका जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर है। ग्रेटर हिमालय व मध्य हिमालय के बीच जो लाइन है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी इसके ऊपर को ग्रेटर हिमालय होगा और इसके नीचे मध्य हिमालय होगा। मध्य हिमालय व लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसके तहत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, बनिहाल, महाभारत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी आती हैं। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का पश्चिमी विस्तार कश्मीर में, जबकि धौलाधर श्रेणी शिमला व महाभारत की श्रेणी नेपाल में है। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी आती हैं। कश्मीर घाटी तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया। कुल्लू और जो कांगड़ा घाटी हैं ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। मध्य हिमालय की ढालों पर घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट है। हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय है। इसका प्राचीन नाम मैनाक है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, यानी इससे ऊंचे ही पहाड़ मिलेंगे आपको। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच काठमांडू घाटी व दून घाटी पाई जाती हैं। शिवालिक श्रेणी का किस युग का है अगर पूछा जाए तो ये सेनोजोइक युग का है। अरुणाचल प्रदेश की डाफला, मीरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी के ही भाग हैं। मणिपुर की पटकोई व लुसाई पहाड़ियाँ और मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी के ही भाग हैं। भारत व म्यांमार के बीच सीमा को अराकानयुमा पर्वत कहते हैं। शिवालिक श्रेणी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। शिवालिक श्रेणी में उत्तर भारत के मध्य और जो बीच के मैदान हैं उनको अग्र हिमालय के भ्रंश पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी में उत्तर भारत के मैदान के बीच अग्र हिमालय भ्रंश पाया जाता है। अब देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर। यह वर्गीकरण सिडनी बुरार्ड ने किया था, जिसमें कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर तक है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज से
काली नदी तक है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 720 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ जो पर्वत पाए जाते हैं, ये भी हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है। अब देखते हैं द्वीपों के मध्य स्थित चैनल। चैनल माने मार्ग, एक प्रकार का समुद्री मार्ग, एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ेगा। ये सबसे पहले आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल ये हमारा छोटा अंडमान और निकोबार के बीच है। डंकन पास हमारा दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के बीच है। कोको स्टेट माने जल संधि भी कह सकते हैं, यह उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में फैला हुआ है। कोको द्वीप पहले भारत का ही था, म्यांमार के पास है ये। पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। ग्रेट चैनल ये हमारे इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। इंदिरा पॉइंट माने अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच में है। अब देखते हैं प्रमुख देश कौन कौन से नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। अगर देखें क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 में आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है चाइना, चाइना के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। रुक्कू बाई करके आप इसको याद रख सकते हैं, RUCCUBAI। RU से रशिया, C से कनाडा, C से चाइना, U से USA, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया और I से भारत। और जनसंख्या के आधार पर देखें तो नंबर 1 चीन, फिर भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील अगर आप देखें जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में 5वें स्थान पे है, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। अब भारत में क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो नंबर 1 पे आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सारे पॉइंट आपने याद रखने, फैक्ट पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं हिमनद, जिनको ग्लेशियर भी कहते हैं। हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद साई समी 158 किलोमीटर है। सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर है, यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। हिस्पर हिमनद 61 किलोमीटर, बैफो हिमनद 60 किलोमीटर, बाल्टोरा हिमनद 58 किलोमीटर। ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बैफो व बाल्टोरा हिमनद के पास सिगार घाटी स्थित है, जबकि हिस्पर के पास हुजा घाटी स्थित है। 1984 को भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। सियाचिन में नुब्रा नदी निकलती है यहाँ से। रूपल व रियो हिमनद जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। सिक्किम के जेमू हिमनद व पाहुनरी हिमनद से तिस्ता नदी निकलती है। तिस्ता नदी काफ़ी फेमस नदी। अगला पॉइंट है मिलम व पिंडारी हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे व संकरे मार्ग। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है 5654 मीटर लद्दाख क्षेत्र में, जबकि चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जास्कर श्रेणी पर जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह मार्ग जाता है, जबकि बुर्जिल दर्रे से श्रीनगर व गिलगिट मार्ग गुजरता है। MCQ वाली सीरीज जो हमारे 5 वीडियो आए थे उनमें सारे सवाल हमने कवर किए हुए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखने हैं आपने। उत्तराखंड के भी जो 1 लाइनर फैक्ट और हिंदी की MCQ सीरीज चल रही है उसको भी आपने फॉलो करना है, लगातार वीडियो देखने हैं, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप सभी को जो अभी हाल ही में पुलिस भर्ती भी आई है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लगातार तैयारी में लग जाइए आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा आपको। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग और ये इस प्रकार की क्लास तो चलती रहेंगी, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो पेपर निकलने की ज़्यादा संभावना है। तो इस बार फिजिकल भी पहले होने वाला है, तो फिजिकल के लिए भी तैयारी में लगे रहें। फिजिकल में भी अपना 100% दे सभी लोग। शुभकामनाएं हैं एक बार फिर से सभी को। तो स्टार्ट करते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर मार्ग जिस पर जवाहर सुरंग है, जबकि पीर पंजाल दर्रा कुलगाम से कोठी को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है जो जास्कर श्रेणी पर स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी पर, जबकि लुंगलाचा दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। अगला है बाड़ा लाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में मणि लेह मार्ग जाता है, जबकि देवसा दर्रा कुल्लू घाटी में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में मानसरोवर यात्रा मार्ग पर है, जबकि माणा व नीति दर्रा चमोली में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में, जबकि जेलेपला दर्रा सिक्किम की चुम्बी घाटी में स्थित है। अगला पॉइंट है डोंकिया दर्रा
सिक्किम में चलामू झील के पास स्थित है, चोलाम्यू झील भी कहते हैं इसको। यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, जबकि बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में स्थित है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में 3 देशों की सीमा पर स्थित है, जबकि पांग साठ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, जबकि भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे का मार्ग आता है। पाल घाट दर्रा केरल में नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच स्थित है, जबकि सेनकोट्टा दर्रा केरल के कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी पर स्थित है। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, जबकि तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, जो माउंट आबू की पहाड़ी पर स्थित है। अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम श्रेणी है। यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जिसे उदयपुर के पास जरगा पहाड़ी, टोटगढ़ के पास मारवाड़ पहाड़ी, अलवर में हर्षनाग, जबकि दिल्ली में रिज नाम से जाना जाता है। अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य लावा निर्मित मैदान मालवा का पठार स्थित है, जो काली मिट्टी से बना हुआ है। मालवा पठार के उत्तरी भाग को बुंदेलखंड व उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार व उड़ीसा में है। इस पठार की प्रमुख नदियां हैं महानदी, स्वर्णरेखा, दामोदर। दामोदर के बारे में हमने एमसीक्यू सीरीज में पढ़ा भी था। जैविक मरुस्थल भी कहते हैं इस नदी को, और बंगाल का शुक भी कहते हैं। मेघालय का पठार और भारतीय प्रायद्वीप के बीच मालदा गैप स्थित है। दक्कन के पठार के अंतर्गत सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कर्नाटक का पठार व मैकाली श्रेणी आती हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, जिसके अंतर्गत सतपुड़ा, राजपीपला, मैकाले व महादेव श्रेणी आती हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाले पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1066 मीटर है, जिससे नर्मदा व सोन नदी निकलती हैं। बालाघाट श्रेणी, सतमाला श्रेणी व हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में, जबकि मलयागिरी व मेघसानी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी के बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर मुल्यानगिरी पर्वत जब और कुद्रेमुख पर्वत है। शेवराय, जवादी, पंचमलाई पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पूर्वी घाट से रिलेटेड। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी विशाखापट्टनम में है, जबकि दूसरी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट दक्षिण से उत्तर तक अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं, जो क्रमशः नीलगिरी, पालकुंडा, नल्लामलाई, जवादी और सेवराय पहाड़ियां हैं। नल्लामलाई श्रेणी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि दक्षिण भारत मेलागिरी श्रेणी चंदन वनों के लिए विख्यात है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है, 2636 मीटर ऊंचाई है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, दोदा बेटा। अब देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है, जिसका विस्तार ताप्ती मुहाने से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, जिसके दो भाग हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, दोनों सह्याद्री यानी उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई 1646 मीटर, दूसरी ऊंची चोटी महाबलेश्वर 1438 मीटर, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख 1892 मीटर, जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी पुष्पागिरी है और इसी पुष्पागिरी से कावेरी नदी निकलती है। दक्षिण भारत में अनाईमुडई पर्वत श्रेणी है, जो अन्नामलाई, पलनी पहाड़ी व इलायची पहाड़ियों के मिलने से बनी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी 2695 मीटर है। दूसरा अभी हमने देखा था दोदा बेटा, याद आ रहा होगा आपको। केरल व तमिलनाडु की सीमा पर कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां हैं, जबकि भारत के सबसे दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल नामक पर्यटक स्थल पालनी पहाड़ी पर स्थित है और ऊटी नामक स्थल नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु में स्थित कोडाई कनाल नामक पर्यटक स्थल पालनी पहाड़ी पर, ये हम पॉइंट देख चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तटीय मैदानों से रिलेटेड। भारत, तटीय मैदान हमारा टॉपिक है। भारत के पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक मैंगलोर तक के तट को कनारी तट या कन्नड़ तट कहते हैं। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट, यहाँ पर अनेक लैगून मिलते हैं। और केरल में मालाबार तट कयाल प्रकार का है। उत्तरी तट को उत्तरी सरकार या उत्कल का मैदान कहते हैं, जो हमारे उड़ीसा तट में स्थित है। हुगली व कृष्णा नदी के डेल्टा इसी के मध्य में स्थित है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, यहाँ पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में रॉयल सीमा तट, आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में रॉयल सीमा तट भी पाया जाता है, या इस क्षेत्र को रॉयल सीमा तट भी कहा जाता है। मेरीना बीच चेन्नई में, जबकि चंद्रभागा बीच उड़ीसा में स्थित है। अब देखते हैं भारत के द्वीपों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान भी यही है। भारत के अधिकतर क्षेत्र में लगभग 247 द्वीप हैं, जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी में, जबकि 43 अरब सागर में स्थित हैं। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, जबकि निकोबार द्वीप की ऊंची चोटी माउंट धुलियर है। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, जहां पर सेलुलर जेल भी स्थित है। अंडमान के हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का नाम सुभाष द्वीप, जबकि नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। छोटा अंडमान द्वीप में ओंग जनजाति और शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप में निवास करती है। अंडमान निकोबार में नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी और बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम और बैरन, जिसमें बैरन क्या है, सक्रिय है, और दोनों अंडमान निकोबार में ही है। अंडमान का लैंडफॉल द्वीप व म्यांमार का कोको द्वीप के बीच कोको जलमार्ग पड़ता है। हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप है और यहाँ नया द्वीप न्यू मूरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र है। उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर या अब्दुल कलाम द्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का समूह स्थित है, जिसमें लगभग 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें 10 द्वीप क्या हैं, आबाद द्वीप हैं, यानी वहाँ पे लोग निवास करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, जिसमें लगभग 36, ये पॉइंट हम देख चुके हैं। लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप आंद्रोथ है, जबकि छोटा द्वीप बितरा है। द्वीप खंबाट की खाड़ी में स्थित है, जबकि नर्मदा के मुहाने पर अलियाबेट और ताप्ती के मुहाने पर खदियावेट द्वीप स्थित है। मुंबई सालसे द्वीप पर बसा हुआ है, जबकि असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उमानंदा द्वीप असम में ही स्थित है, जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सरकरी कच्छ के रण में स्थित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। काठियावाड़ में खंबात की खाड़ी पर स्थित पिरम व भौंसला द्वीप स्थित हैं। वेलिंगटन द्वीप केरल के कोच्चि तट पर स्थित है। बूचर द्वीप व हेनरी द्वीप मुंबई में स्थित हैं, जबकि भटकल द्वीप पिचनकॉक द्वीप मैंगलोर तट पर कर्नाटक में स्थित है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों की लंबाई। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, ये पूरा भारत में नहीं बहती है, इसका तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक का क्षेत्र है 2900 किलोमीटर का। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, सतलज नदी 1500 किलोमीटर, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, कावेरी नदी 805 किलोमीटर, झेलम नदी 1180 किलोमीटर, महानदी 850 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, कोसी नदी 730 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के नदी तंत्र। नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी, गॉर्ज, संप्राय मैदान आदि स्थलाकृतियां बनती हैं व नदी के निक्षेपण से जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु व गोखुर झीलों का निर्माण होता है। उत्तर के विशाल मैदान में नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं। गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। गंगा नदी तंत्र, सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गोमुख से होता है, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। दक्षिण पठार से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की
सहायक नदी सोन व टोन से हैं। इलाहाबाद व प्रयागराज में गंगा व यमुना नदी का संगम होता है। गंगा के बाएं तट पश्चिम से पूर्व मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम है रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। बंगाल में गंगा नदी भागीरथी व हुगली में बढ़ जाती है। मुख्य भागीरथी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में पद्मा से मेघना नदी मिलती है, जो उसके बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सिंध और केन है। ये याद रखनी है आपने। सिंधु नदी तंत्र, ये सारे नदी तंत्र हम भारत के नदी तंत्र देख रहे हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसमें बाईं ओर से पंजाब की 5 नदियां सतलज, व्यास, चेनाब, झेलम और रावी नदियां मिलती हैं। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं काबुल, कुर्रम, श्योक, जबकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी मानसरोवर के पास राकसताल से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। और रावी नदी कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास नदी और रोहतांग के पास व्यास कुंड से कुल्लू घाटी होते हुए बहती है। झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी के समीप शेषनाग झील से निकलती है और वूलर झील में मिल जाती है। आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास चोमांगडुम ग्लेशियर से निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से। दिबांग व लोहित नदी मिलने के बाद इसका नाम असम घाटी में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी इस नदी को भारत के केवल असम में ही ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है तथा तीस्ता नदी बांग्लादेश में इससे मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां मानस, कपिली, सुबनसिरी हैं। तीस्ता नदी सिक्किम के पाहुनरी व जेमू ग्लेशियर से निकलते हैं, अभी ऊपर हम पढ़े हैं इसको। बंगाल के जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है हमारी तीस्ता नदी। 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता समझौता हुआ, जिसमें 36% हिस्सा बांग्लादेश व 64% जल का हिस्सा भारत प्रयोग करेगा। जैसे सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वैसे ही तीस्ता नदी जल समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। महानदी रायपुर के सिहावा श्रेणी से निकलकर 858 किलोमीटर बहती है, जिस पर टिकनारा परियोजना व हीराकुंड बांध है। और इसकी तेल, शिवनाथ व जोंक इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, अभी हमने देखा भी था इसके बारे में। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका प्रवाह सर्वाधिक क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में कुछ जानकारी। गोदावरी नदी नासिक पहाड़ी में स्थित त्र्यंबक से निकलती है, अभी हमने देखा भी था इस बारे में भी, एमसीक्यू वाली सीरीज में हम इसको कवर कर चुके हैं। इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और पूर्णा। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाबलेश्वर से निकलती है, लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का सर्वाधिक अववाह क्षेत्र कर्नाटक में, और इसकी सहायक नदियां कोयना, वर्णा, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, दूधगंगा और मूसी हैं। कावेरी नदी जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है और इसका सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र तमिलनाडु में है। इसकी सहायक नदियां अमरावती, लोपावनी व हेमावती आदि हैं। कावेरी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। पेन्नार नदी कर्नाटक में नंदी दुर्ग से निकलती है, जबकि वेगाई नदी मदुरई से बहती है और वेल्लूर में यांगची नदी बहती है। ये याद रखेंगे सभी लोग। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से होता है। ब्राह्मणी व स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कोयल व शंख नदी से मिलकर बनी है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। तो बंगाल की खाड़ी वाला भी हम देख चुके हैं। अब देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानकारी। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है।
अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी से बहती है और इसकी सहायक नदी तवा, दूधी, शक्कर और हिरन नदी है। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखते हैं ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और इसका सर्वाधिक प्रवाह महाराष्ट्र में है, जबकि इसकी सहायक नदी पूर्णा है। साबरमती नदी 324 किलोमीटर राजस्थान की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है और अहमदाबाद से होते हुए खम्भात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी सहायक नदी सोमवत जाखम है। लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अतः इसे रेगिस्तानी नदी भी कहते हैं। अब कुछ अन्य नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे मांडवी व जुआरी नदी गोवा राज्य में स्थित हैं, जबकि भरतपुजा व पेरियार नदी केरल राज्य में बहती हैं। सतरंजी व भादर नदी गुजरात में स्थित है, जबकि शरावती नदी कर्नाटक में जोग प्रपात बनाती है, यानी झरना बनाती है। भारत का सर्वोच्च झरना भी यही है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। सुरमा नदी मणिपुर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा में मिलती है, जबकि तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की उपमा भी देते हैं, अभी हम कुछ देर पहले इसको पढ़े हैं। नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, जो एस्चुरी बनाती हैं। ज्वारनद मुख कहते हैं एस्चुरी को। अब देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, जबकि गोकक जलप्रपात कृष्णा नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या गांधी प्रपात है, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 271 मीटर है। जोग प्रपात का निर्माण 4 छोटे छोटे प्रपातों से होता है, जिनका नाम है राजा, रॉकेट, रोरर और दाम। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक में वरही नदी पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। अभी हमारी सीरीज इसी प्रकार चलते रहेंगी। जैसे हमने MCQ सीरीज कंप्लीट करी थी भूगोल की, उसके बाद हम देख रहे हैं भूगोल का कंप्लीट एक ही वीडियो में सॉल्यूशन, यानी पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। ऐसे एक सब्जेक्ट और पकड़ेंगे जिसके हम MCQ देखेंगे, उसके बाद जैसे ही हमारे MCQ समाप्त होंगे फिर उस चैप्टर को एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। ऐसे वीडियो हमारे लगातार आते रहेंगे, लगातार आपने बने रहना है। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत पर, जबकि येना जलप्रपात महाबलेश्वर में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबकि नर्मदा नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला पॉइंट है दूध सागर प्रपात गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है, जबकि झारखंड प्रपात टोंस नदी पर है। ये दक्षिण भारत की टोंस नदी है, उत्तराखंड वाली नहीं है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, जबकि चूलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है और गगन चुक्की व भार चुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर बने हुए हैं। अब देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में कुछ जानकारी। नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी, सुरु घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा घाटी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। प्रसिद्ध तपो मठ यहीं स्थित है, जबकि मालना घाटी, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में व सोर घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। धर्मा घाटी व दारमा, जिसको दारमा घाटी भी कहते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, जबकि जूकू घाटी नागालैंड में स्थित है। यूथांग घाटी सिक्किम में अवस्थित है और न्योरा घाटी बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कंबन घाटी तमिलनाडु में, जबकि शांत घाटी केरल में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानकारी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील पर तुलबुल परियोजना स्थित है, जो झेलम नदी पर बनी हुई है। महाराष्ट्र में लोनार झील एक क्रेटर झील है, क्रेटर माने ज्वालामुखी द्वारा बनी हुई, जबकि राजस्थान की सांबर झील वायु द्वारा निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून या अनूप झील उड़ीसा की चिल्का झील है व रुद्र सागर झील, आपने याद रखना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में अगला पॉइंट है खारे पानी का सबसे बड़ी झील सांबर झील है तथा अन्य खारे पानी की झील अष्टमुडी झील है, जो कि हमारे केरल में स्थित है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो केरल में स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। मणिपुर के इस झील पर तैरता हुआ पार्क केमुल लामजाओ स्थित है।
कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, जबकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब देखते हैं भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर निर्मित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर, जबकि गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा नगर बांध पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर चंबल नदी पर, जबकि राजस्थान में गांधी सागर चंबल नदी पर बने हुए मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। स्टेनले जलप्रपात कावेरी नदी पर बने मेटूर बांध का जलाशय है, जो तमिलनाडु में स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। चपनाला झील असम में स्थित है, जबकि फुलहर झील उत्तर प्रदेश के गोमती नदी पर स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि रेणुका डैम 6 राज्यों की परियोजना है। खज्जियार झील में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खज्जियार झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं भारत की जलवायु की विशेषता। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है और भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी के मासिन नाम में होती है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, जबकि लौटते मानसून द्वारा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में बारिश होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। भारत में मानसूनी प्रस्फोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह को जिम्मेदार माना जाता है, जबकि सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल के तट पर पहुंचता है। 15 जुलाई को संपूर्ण भारत पर दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव पड़ता है। अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का एक विकास होता है जिसे एल नीनो कहते हैं, जो क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा है: ग्रीष्म, शीत, वर्षा व हेमंत या लौटता मानसून। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदानों में बहने वाले शुष्क गर्म पवनों को लू कहा जाता है। बंगाल व असम में गरज के साथ वर्षा होती है जिसे नार्वेस्टर या कालबैसाखी कहते हैं। कर्नाटक व केरल में पूर्वी मानसूनी वर्षा से आम जल्दी पक जाते हैं, जिस वर्षा को मैंगो शावर या आम्र वर्षा भी कहते हैं। कोपेनहेगन ने वर्षा व तापमान के आधार पर भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख मृदाएं, मृदा माने मिट्टी के बारे में देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारत में 8 प्रमुख व 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में हुआ और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय मृदा को 11 गणों में विभक्त किया जाता है, जिससे सर्वाधिक विस्तार इसेप्टिसॉल का पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ प्रकार की मृदा का विस्तार मिलता है, जो लगभग 43% है, और ये मिट्टी नदियों के अपरदन से बनती है। नई जलोढ़ जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है उसे खादर कहा जाता है, जबकि पुरानी जलोढ़ को भंगर कहा जाता है। भारत में दूसरी सर्वाधिक मृदा लाल मृदा पाई जाती है, जिसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। इसका लाल रंग लौह अयस्क के कारण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिसे काली कपास मिट्टी और स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चरनोजम कहते हैं इसे। सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता भी काली मिट्टी की है। इसके सूखने पर इसमें दरारें स्वतः पड़ने के कारण स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। किसे? काली मिट्टी को। दलदली मृदाओं को पीट मृदा भी कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है और इसमें मैंग्रोव वनस्पति उगती है। दलदली मृदाओं को पीट मृदा ये हम देख चुके हैं। लवणी मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर आदि नामों से जाना जाता है। इसे क्षारीय मृदा भी कहते हैं। मृदा निर्माण में सर्वाधिक क्वार्ट्ज खनिज का प्रयोग होता है, जबकि मृदा में जीवाश्म या ह्यूमस की मात्रा लगभग 5 से 10% होती है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ या दोमट है, जबकि पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि pH 6 से 7.5 के बीच होती है। भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का निर्माण लेटराइट मिट्टी से होता है। यह भीगने पर कोमल व सूखने पर कठोर हो जाती है। परत अपरदन
में जल के कारण मृदा की ऊपरी परत बह जाती है जिससे उर्वरता नष्ट होती है। इसे किसान की मौत भी कहा जाता है। परत अपरदन। अब देखते हैं भारत में कृषि क्रांतियां। ग्रे क्रांति उर्वरक से रिलेटेड, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन, गोल क्रांति आलू, रजत क्रांति अंडा, सुनहरी क्रांति फल, इंद्रधनुषी संपूर्ण कृषि क्रांति, नीली क्रांति मछली उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से अगर कम होती है तो इसे सीमांत जोत कहते हैं, लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में, जबकि वृहत जोत होती है हमारी 10 हेक्टेयर से अधिक। अगले पॉइंट देखते हैं भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत में औसत प्रवाह दर 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, जबकि समस्त प्रयुक्त जल का अधिकतम व्यय कृषि क्षेत्र में होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला पॉइंट, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1916 में हुई। इसका मुख्यालय खड़गवासला पुणे में है। दार्जिलिंग में सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना 1897 ईस्वी की है। यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 की है, सबसे पुरानी 1897 की। अब देखते हैं भारत में सिंचाई। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, उसके बाद नहर और कुआं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना के तहत होती है। ड्रिप सिंचाई पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद रूप से जल पहुंचाया जाता है। इसका विकास इजराइल में हुआ है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जो झारखंड और बंगाल राज्यों में स्थित है। इसका विकास टेनेसी घाटी परियोजना के तहत किया गया है। खोसला समिति का संबंध सरदार सरोवर बांध से था तथा मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ से था, क्योंकि ये सरदार सरोवर बांध हमारा नर्मदा नदी पर ही है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाएं। भाखड़ा नागल बांध पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना सतलज नदी पर है, जो कि 1963 में बनी और यह 226 मीटर ऊंचा गुरुत्वी बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया, जो सतलज व व्यास के संगम पर हरके बैराज से निकलती है। टेरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, जिसे रामतीर्थ सागर भी कहते हैं, सुमन सागर भी कहते हैं इसे। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिस पर 138.7 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है, जबकि किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। फरक्का बांध हुगली नदी पर बंगाल में बना हुआ है, जबकि मयूराक्षी बांध भी पश्चिम बंगाल में कनाडा बांध इसका नाम जाना जाता है। माटातीला परियोजना व राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि बेतवा नदी पर है। और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इस पर देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर भी स्थित है। लक्ष्मी बांध उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, जबकि नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। मेटूर बांध तमिलनाडु के कावेरी नदी पर है, जबकि शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। उरी परियोजना व तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। श्री सेलम और अलमाटी बांध, ये दोनों बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीस्ता परियोजना सिक्किम में और सोन परियोजना बिहार में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर महाराष्ट्र में स्थित है। 3 बांध पंजाब में रावी नदी पर, जबकि पोंग बांध हिमाचल में व्यास नदी पर बना हुआ है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। माही परियोजना गुजरात में जमनालाल बजाज सागर बना हुआ है। कोयना व गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। घाट प्रभा व माल प्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है, जबकि तवा परियोजना और वारगी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमा फेज 1 फेज 2 परियोजना महाराष्ट्र में पवाना नदी पर स्थित है। रविशंकर सागर मध्य प्रदेश में महानदी पर है, जबकि पेरियार और इडुक्की परियोजना केरल में स्थित है। निजाम सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, उकाई परियोजना
और काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, जबकि औराई बांध औराई नदी पर राजस्थान में स्थित है। पंचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। ओबरा बांध रिहंद नदी पर और तिलैया बांध बराक नदी पर है। हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में और पाइकारा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगली परियोजना देखते हैं। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में स्थित है, जबकि दुर्गापुर बैराज बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी पर है। चूखा परियोजना व ताला परियोजना वांगचू नदी पर भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। संकोश परियोजना भी भूटान में स्थित है। पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पर भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जबकि कोसी परियोजना बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार में स्थित है। अब देखते हैं भारतीय परिवहन व्यवस्था। सबसे पहले रेलवे लाइन के बारे में देखते हैं। ब्रॉड गेज का अर्थ होता है 1.676 मीटर की रेल लाइन। मीटर गेज का मतलब 1 मीटर। नैनो गेज का मतलब 0.1610 मीटर से 0.762 मीटर तक। स्टैंडर्ड गेज होता है 1.435 मीटर तक। रेलवे सुरक्षा से रिलेटेड जो समितियां बनी हैं वो शाहनवाज समिति है, यानी जो इनकी हमें सिफारिश करी है, जैसे ब्रॉड गेज की सिफारिश शाहनवाज समिति, मीटर गेज कुंजरू समिति, नैनो गेज वांगचू समिति और स्टैंडर्ड गेज इसके बारे में हमें जो सलाह दी वो खन्ना समिति ने दी। अब अगला देखते हैं भारत में रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के थाने के बीच 34 किलोमीटर हुई, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत में दूसरी रेलगाड़ी 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच 180 किलोमीटर चलाई गई। देश की प्रथम विद्युत रेल का प्रारंभ फरवरी 1925 में बम्बई से कुर्ला के बीच हुआ। डेक्कन क्वीन प्रथम बिजली चालित ट्रेन थी। रेलवे लोगों पर 17 तारे लगे हुए हैं। लोगो जो उनका होता है एक प्रकार का चिन्ह जैसा। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 को पारित हुआ, जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 को, जबकि 1924 को रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। देश की मेट्रो रेल के लिए 1972 में कलकत्ता मेट्रो के रूप में रखी गई। देश की पहली मेट्रो अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम के बीच डॉलीगंज तथा दूसरी 2002 में दिल्ली से सादरा के बीच 30 हजारी तक चली थी। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। डिब्रूगढ़ असम में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारतीय रेलवे 18 जोनों व 73 डिवीजनों में विभक्त है, जबकि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। 2021 के आंकड़े हैं ये। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में 1970 से स्थित है। रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे, जबकि प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी रही हैं। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जबकि जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ई श्रीधरन जी को मेट्रोमैन कहा जाता है। सुरेखा यादव जी पहली महिला ट्रेन चालक हैं। भारत में पहली बुलेट ट्रेन इलाहाबाद से मुंबई के बीच चलाई गई थी। ये इसको चलाया जाना प्रस्तावित है, याद रखना है अपने। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस से संबंधित है, यानी उनके 100 वर्षों कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया। इसकी शुरुआत 1988-89 में की गई। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में हावड़ा से दिल्ली के बीच चली। डेक्कन उड़ीसा ट्रेन महाराष्ट्र से चलती है, जबकि महाराजा एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली व कोलकाता के बीच चलती है। कोंकण रेलवे परियोजना गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल के बीच चलाई जा रही है 1990 से। उत्तरी रेलवे जोन की लंबाई सर्वाधिक, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे जोन सबसे कम लंबा है। सर्वाधिक रेल मार्ग वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि विश्व में सर्वाधिक रेल अमेरिका में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय है, जिसका नाम दीनदयाल जी के नाम पर रखा गया है। भारत की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। भारत की प्रथम मोनो रेल मुंबई में 2014 में चलाई गई। भारत की एकमात्र हॉस्पिटल सुविधा वाली ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस है। भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू है। सबसे बड़ा रेलवे पुल बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो चलती है ट्रेन वो है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन।
सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। इसके बाद हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक। सर्वाधिक लंबी ट्रेन शेषनाग ट्रेन है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। भोपाल एक्सप्रेस पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 1901 9001 प्रमाण पत्र मिला है। शान ए बंगाल एक्सप्रेस पहली CCTV लेस रेलगाड़ी है। अगला देखते हैं भारत में जल परिवहन। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 यानी नेशनल वाटरवे इलाहाबाद से हल्दिया तक 1986 का है। गंगा और हुबली नदी पर 1620 किलोमीटर। NW2 नेशनल वाटरवे 2 सादिया से दुबरी के बीच 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर। NW3 कोलम से कोटपुरम केरल में मालाबार में स्थित है 205 किलोमीटर। NW नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा मराक्कम तक आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी पर 1100 किलोमीटर लंबा है नेशनल वाटरवे। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता में स्थित है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जलमार्ग विधेयक 2015 के तहत देश में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब तक देश में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। सागर माला परियोजना के तहत भारतीय तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों का आधुनिकीकरण एवं बंदरगाहों का विकास करना है, जबकि भारतमाला परियोजना के तहत तटीय क्षेत्रों में 4 से 6 लेन सड़कों का निर्माण करना है। भारतीय जहाजरानी विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई, जबकि भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को की गई। अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानकारी। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 2 नए बंदरगाह सागर हैं बंगाल में और दुगराराजपट्टनम में आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित हैं। गुजरात का दाहेज बंदरगाह रसायनों की पूर्ति से संबंधित है, जबकि डायमंड पोत्राशय कोलकाता बंदरगाह में स्थित है। कांगड़ा बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। अब देखते हैं कुछ इनके बारे में अन्य जानकारियां। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई है जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जुआरी नदी के मुहाने पर मार्मुगोवा बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो गोवा में स्थित है। कोचीन बंदरगाह लैगून पर स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई में स्थित। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले पॉइंट देखते हैं, एन्नौर या कामराज बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित भारत का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड व निगमित बंदरगाह है। इसका विकास ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने किया। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम व खुला सागरी बंदरगाह है जो देश का सबसे पुराना पूर्वी बंदरगाह है, जिससे आंध्र प्रदेश का बरकीम शहर व तमिलनाडु का कम्बुरजुआ नहर जुड़ी हुई है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन या चिदम्बरम पत्तन को तमिलनाडु में मत्स्य पत्तन कहते हैं। नहवा सेवा या जवाहर बंदरगाह बम्बई में स्थित कृत्रिम पत्तन है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित एक पत्तन है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है। कुद्रेमुख लॉ एस्क निर्यात की सुविधा मंगलौर पत्तन से मिलती है और भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। अब देखते हैं भारत में वायु परिवहन के बारे में कुछ जान। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुआ। इलाहाबाद से नैनी के बीच वायुयान से डाक ले जाई गई। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि अक्टूबर 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है, जबकि लोगो उड़ते हंस पर कोणार्क चक्र है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना 1985 में हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1995 में की गई, जिसका कार्य एयरपोर्ट का प्रबंधन करना है। मध्य प्रदेश एयर टैक्सी की सुविधा लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रथम स्वदेशी निर्मित यात्री विमान का नाम सारस था। अब देखते हैं भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, इसको पालम एयरपोर्ट भी कहते हैं। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में व चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में,
जबकि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने आपने। बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है, जबकि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है, याद रखना है। अब देखते हैं भारत में सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव केंद्र सरकार करती है, जिनका कुल 2% हिस्सा है, लेकिन कुल सड़क यातायात का 40% का प्रयोग यही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं, जो केवल 2% है। केंद्रीय सड़क निधि का निर्माण 1929 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, जो 11 राज्यों से होकर बहता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है, जो पोरबंदर गुजरात से असम तक जाता है। तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है 19 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक है, जबकि चौथा NH कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो कोच्चि से वेलिंगटन तक केवल 6 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों को चौराहा कानपुर को कहते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई उत्तर प्रदेश में, जबकि सड़क मार्गों की दृष्टि से महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन मई 1960 में हुआ। इसका काम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना है। राष्ट्रीय परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है और सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी माह में मनाया जाता है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है, जबकि पक्की सड़कों वाला राज्य सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। सड़क निर्माण कार्य और योजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना या NHDP का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है। NHDP स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 5846 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण कर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता महानगरों को जोड़ना है। NHDP की वित्तीय व्यवस्था ईंधन कर व टोल टैक्स पर आधारित होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 25 दिसंबर 2000 को हुई। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना की शुरुआत 2004 में हुई। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति सितंबर 2015 की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में हुई। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग श्रीनगर लेह राजमार्ग है। अब देखते हैं भारत में प्रमुख खनिज संसाधन। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 जून 1958 में लागू हुआ। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है। भारत में लौह इस्पात की पेटी की उपमा छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र को कहते हैं। कर्नाटक की संदूर पहाड़ी, उड़ीसा का केंदुझार व बुनाई क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जमरपानी और बालाघाट मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र हैं। राजस्थान में खेतड़ी की खान, मध्य प्रदेश में तरेगांव व मलाज खंड तांबा का उत्पादन इसके लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान की जावर खान में जस्ता, सीसा, चांदी के भंडार पाए जाते हैं। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से निकाला गया था और मुगल पीट और लोफ एक प्रकार का हीरे हैं। कर्नाटक की कोलार व हट्टी की खानें, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खानें में सोने के भंडार पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में सोना का पहला परिशोधन कारखाना महाराष्ट्र के सिरपुर में लगाया गया। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक थोरियम अयस्क मिलता है, जो केरल के मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। मोनोजाइट रेत से। अब भारत के प्रमुख अयस्क संबंधी क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बेलाडीला, राजरा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुरुमहिसानी व बादाम क्षेत्र उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। बाबा बुदन की पहाड़ी व कुद्रेमुख कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। बड़ा बुरु व नोमुंडी क्षेत्र झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। दाबली क्षेत्र आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क। अगला देखते हैं जावरे खान, राजस्थान में शीशा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध। तरेगांव क्षेत्र मध्य प्रदेश में तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध। मोसाबनी व धोबनी पत्थरगोड़ ये क्षेत्र झारखंड में तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध। फुटका पहाड़ छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध। पंचमतवाली पहाड़ी उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध। सेरुबुरु किट्टाबुरु ये झारखंड में क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध। कोडरमा गिरिडीह झारखंड में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। नेल्लौर गुंडूर क्षेत्र आंध्र प्रदेश में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध हैं। टुंडू क्षेत्र झारखंड में चांदी के लिए प्रसिद्ध। संदूर पहाड़ी कर्नाटक में मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। कालाहंडी क्षेत्र उड़ीसा में मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। रत्नागिरी महाराष्ट्र में
क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध। ये क्षेत्र पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट्स ज़रूर बनाएं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगा। सेशन पसंद आता है लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है, अपने सभी दोस्तों को जोड़िए। ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। आपके सपोर्ट से ही हमारे चैनल में अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, जिससे हमारा चैनल और ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं, खनिज ईंधन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है। वही कोयला सबसे बढ़िया होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कोयला होता है। दूसरी श्रेणी का कोयला बिटुमिनस है, जो गोंडवाना प्रकार का है। तीसरी श्रेणी का कोयला लिग्नाइट है, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। यह तमिलनाडु में सर्वाधिक मिलता है। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो पीट कोयला है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद में स्थित है और माकुम कोयला उत्पादक क्षेत्र असम में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। पल क्षेत्र राजस्थान में, जबकि कोलाकोट कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। तेलंगाना के सिंगरैनी क्षेत्र में उच्च किस्म का कोयला मिलता है। कोयलों की खानों में मीथेन गैस प्राप्त होती है। भारत में पहला खनिज तेल का कुआं असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया। असम के डिगबॉय में 1889 को तेल के कुएं की खुदाई की गई। देश का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई है, जो पश्चिम अपतटीय क्षेत्र से 67% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। खंबात की खाड़ी में स्थित अंकलेश्वर भी तेल उत्पादक क्षेत्र है। मंगला, भाग्यम व ऐश्वर्य तेल उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर में स्थित है। देश की प्रथम गैस पाइपलाइन नाहरकटिया नून माटी बरौनी में स्थित है, जिसकी लंबाई 1152 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। अब देखते हैं खनिजों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपने याद रखने हैं इनको, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य क्रमशः उड़ीसा व छत्तीसगढ़ हैं, जबकि एकमात्र 3 उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक सोने के भंडार क्रमशः कर्नाटक व राजस्थान में है। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा राज्य में है। तांबा का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन व भंडार आंध्र प्रदेश में, जबकि अभ्रक सीड उत्पादन भारत पहले नंबर पे है। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। चांदी व सीसा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। झारखंड का जादूगोड़ा व राजस्थान का भीमबाड़ा यूरेनियम का उत्पादक क्षेत्र है। भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है, जो केरल के मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं भारत में ऊर्जा संसाधन, ये हमारा अंतिम टॉपिक होने वाला है भूगोल का। कोयला, पेट्रोलियम, गैस एवं परमाणु ऊर्जा को नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत कहा जा सकता है। मतलब इन्हें दोबारा उत्पादित नहीं कर सकते हम, एक बार हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे। इन्हें परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। जल विद्युत को श्वेत कोयला या हरित ऊर्जा की उपमा दी गई है। देश का सर्वाधिक जल शक्ति विभव ब्रह्मपुत्र बेसिन का है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग के सिद्रपोंग में 130 किलोवाट का लगा था। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना 1975 में हुई। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन तापीय विद्युत से होता है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है, जबकि राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, जबकि सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तलचर ताप विद्युत संयंत्र अंगुल उड़ीसा में, जबकि अंता ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 में हुआ है। औरैया व दादरी गैस विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन राज्य तमिलनाडु में है, जबकि क्रेयन एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। एक वीडियो में हम आपके लिए पूरा भूगोल लेकर आए हैं। आप मान के चलें इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। वनडे एग्जाम में हमारा उत्तराखंड की परीक्षा हो, किसी अन्य राज्य की कोई भी परीक्षा हो, उनमें इससे आपका बहुत काम हो जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सीरीज आपकी बहुत काम आने वाली है, तो सेशन पूरा देखें, बहुत ध्यानपूर्वक देखें। बायोडीजल जेट्रोपा रतन जोत से बनाया जाता है। अब देखते हैं अंतिम टॉपिक, भारत की जनजातियाँ। तो भारत आने वाला प्रथम प्रजाति समूह निग्रो था, उसके बाद प्रोटेओस्टाइड और अंत में नॉर्डिक प्रजाति आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत निर्जाति समूह निग्रो, प्रोटो ऑस्टेराइड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक, यानी जो मूल निवासी हैं यहाँ के।
जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। शिवालिक श्रेणी में रामापिथेकस आदिमानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बाबा को कहा जाता है। प्रथम जनजातीय आयोग के अध्यक्ष UN ढेबर थे। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति का है, जबकि सर्वाधिक ST मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा समुदाय भील है। कुकी जनजाति मणिपुर में, भील मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत का सबसे छोटा जनजाति समूह ग्रेट अंडमानी है। मुर्गी व सुअरों की बलि देने वाला विवाह क्रिया खासी जनजाति में प्रसिद्ध है। जादुर नृत्य उराव जनजाति में, जबकि ताड़ी नृत्य संथाल में पाया जाता है। केरल में मोपला, नायर व डाफर जनजाति, जबकि डफला, आतापतनी, मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। ओंग व सेंटलीस जनजाति अंडमान निकोबार में रहती हैं, जबकि जारवा व सोमपेन जनजाति भी निकोबार में निवास करती है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, जबकि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। सांसी जनजाति पंजाब में निवास करती है, जबकि संथाल, मुड़ा और हो जनजाति झारखंड में निवास करती है। राजी खुशी विवाह हो जनजाति में पाया जाता है, जबकि हरण विवाह गोंड में पाया जाता है। जनजातियों के शैक्षिक संस्थान को युवागृह कहते हैं। और टोंडा अंतिम पॉइंट है आज के लेक्चर का। टोंडा जनजाति, गद्दी जनजाति व भोटिया जनजाति पशुपालक और इनमें ऋतु प्रवास भी पाया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो सेशन, जिसमें हमने संपूर्ण भूगोल को एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया था। हमारी MCQ सीरीज भी हम समाप्त कर चुके हैं, भूगोल को भी समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये रिकमेंड हो सके। शेयर ज़रूर करें अगर आपको सेशन पसंद आता है। हमारी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा होता है तभी इसको शेयर करें, लाइक करें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और पुरानी वीडियो आप देखते रहें। और अब अगला वीडियो आएगा आपके लिए, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब हम उत्तराखंड का इतिहास वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी बुक वाइज जो मैंने आपको बताया था हम बुक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अजय रावत जी की किताब हम समाप्त करने वाले हैं। अजय रावत जी की जो हमारी पुस्तक है उत्तराखंड का इतिहास से रिलेटेड, अजय रावत की जो किताब है उसको समाप्त किया जाएगा। अजय रावत जी के साथ साथ अगर हो सका तो ये नोट्स पब्लिकेशन की BS नेगी की जो उत्तराखंड की किताब है, हो सका तो उस किताब के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारे नोट्स, सारे लेक्चर की PDF ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगी। आप लगातार बने रहे हमारे चैनल से। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। MCQ सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो गई थी भूगोल की। अब जिस भी सब्जेक्ट की हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके पहले कंप्लीट MCQ करेंगे वीडियो के माध्यम से। उसके बाद जैसे हमने भूगोल को समाप्त करा वैसे एक ही वीडियो में उस पूरे सब्जेक्ट को नोट्स के माध्यम से समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।